एक ऐसा वहशी दरिंदा जो लोगों के कत्ल करके लाशों को मगरमच्छों को खिला दिया करता था। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, जिसने लगभग 150 से भी ज़्यादा कत्ल कर डाले थे और उनको मगरमच्छों को खिला दिया था। आखिर क्या था इस घटना के पीछे का राज? दोस्तों, इस घटना के पीछे का राज कोरोना के समय खुलता है, जब वह डॉक्टर लोगों की किडनियां निकाल कर बेच रहा था। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना राजस्थान के जयपुर से स्टार्ट होती है, जहां पर रेलवे स्टेशन पर कुछ लोग रेल में से उतरते हैं। 3 लोग होते हैं, उनमें एक का नाम होता है महेश खंडेलवाल, जो कि बताता है, और वह पे टैक्सी की तलाश कर रहा होता है। टैक्सी एक लड़का होता है चांद खान, वह टैक्सी चलाया करता है, टाटा सूमो उसके पास थी। उससे कहता है कि मुझे जाना है यूपी के बरेली और तुम्हारी टैक्सी को मैं करना चाहता हूं, जितने पैसे बनते तुम्हें दे दूंगा। लेकिन दोस्तों, उस दौर में उस जगह पर जो टैक्सियों को बाहर ले जाया करते थे वह वापस नहीं आया करते थे। बहुत सारे टैक्सी वाले मारे जा चुके थे, उनका अता पता नहीं था। तो चांद खान पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वह कहता है कि ठीक है साहब, मैं देखता हूँ। उसके बाद चांद खान अपने भाई शराफत अली को बुलाता है और उससे कहता है कि भैया मेरे साथ चलो, क्योंकि यूपी जाना है, बड़ा लंबा सफ़र है। तो शराफत अली चांद खान के पास आ जाता है। उसके बाद वह तीनों लोग, महेश खंडेलवाल और उसके साथ 2 लोग और थे। महेश खंडेलवाल गुस्सा करने लगता है कि इसको क्यों बुलाया, हम ही पहले से 3 हैं। तो चांद खान कहता है कि साहब दूर का सफ़र है, और दूर का सफ़र है, कभी ये गाड़ी चलाएगा मेरा भाई, कभी मैं गाड़ी चलाऊंगा और सफ़र जल्दी कट जाएगा। तो यहाँ पर बात तय हो जाती है और फिर चांद खान अपनी टैक्सी को लेकर, यानी कि टाटा सूमो को लेकर, उसमें बिठाकर सारे लोगों को वह चल देता है उत्तर प्रदेश के बरेली की तरफ। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रास्ते में वह चाय पीने के लिए रुकते हैं और जो महेश खंडेलवाल होता है, जो टैक्सी करके ले गया था, वह उनको चाय पिलाता है। और जो ड्राइवर चांद खान और उसका भाई शराफत अली होते हैं, वह कहते हैं कि बहुत अच्छा ड्राइवर है। उसके बाद वहीं पर वह चांद खान, एक एसटीडी होती है, उस एसटीडी से अपने पिता गफ्फार के पास फ़ोन करता है। उससे कहता है कि बापूजी, मैं कहीं दूर गया हूं उत्तर प्रदेश के बरेली, और हम शाम तक आ जाएंगे, आप चिंता मत करना। यहाँ पर उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, एसटीडी वगैरह कहीं मिल जाती तो लोगों के पास फ़ोन किए जाते थे। दोस्तों, अब वह वहाँ से निकल जाते हैं और लगभग 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन जैसे बीतते हैं तो चांद खान का जो पिता होता है गफ्फार, वह परेशानी में आ जाता है कि मेरे दोनों बच्चे आखिर कहाँ गए हैं, अभी तक वापस नहीं आए हैं, कोई फ़ोन नहीं आया और ना ही कोई खबर थी, ना कोई खोजबीन थी। वह परेशान हो जाता है और परेशान होकर पुलिस के पास जाता है। पुलिस में जाकर के वह पुलिस से कहता है कि साहब, मेरे 2 बच्चे हैं जो कि कल के गए हुए हैं टैक्सी को लेकर के उत्तर प्रदेश के बरेली, और अभी तक ना उनकी कोई खोज खबर है, ना ही उनका अता पता है, ना ही उन्होंने हमारे पास फ़ोन किया है। कृपया करके मेरे बच्चों को ढूंढ दीजिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे मामले और भी हो रहे थे। पुलिस कई बार ज़्यादा ध्यान नहीं देती है गुमशुदगी की रिपोर्ट के ऊपर, तो उन बूढ़े माँ बाप को पुलिस वहाँ से टला देती है। वह रेलवे पुलिस के पास जाते हैं, रेलवे पुलिस भी उनको ऐसे ही टाल देती है। और फिर उसके बाद वह दोनों बुजुर्ग माँ बाप हरिचंद्र मीना, जो कि डीआईजी थे उस समय, उसके पास जाते हैं। और हरिचंद्र मीना भी ये कहता है कि भाई पुलिस छानबीन करेगी और ये कोई इतना बड़ा मामला नहीं है। लेकिन माँ बाप परेशान थे, माँ बाप के लिए बच्चे सबसे ज़्यादा प्यारे होते हैं। वह माँ बाप वहीं पर डीआईजी के दफ्तर पर धरना देकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटों को ढूंढ दीजिए। अब डीआईजी एक्शन लेता है, पुलिस को आदेश देता है, पुलिस के पास फ़ोन करता है कि इनके बच्चों को ढूंढा जाए। पुलिस वाले भी हैरान हैं कि भाई ये डीआईजी के पास पहुँच गए। लेकिन फिर पुलिस तलाश करती है। पुलिस जैसे तलाश करती है तो पुलिस को पता चलता है कि उन्होंने फ़ोन किया था अपने पिता गफ्फार के पास एसटीडी से। तो पुलिस उस एसटीडी के पास पहुंचती है। वह एसटीडी थी उत्तर प्रदेश की महोबा में, और उस एसटीडी पर एक लेडीज़ बैठा करती थी। उससे पूछा जाता है कि यहाँ पर किसी ने फ़ोन किया था, तारीख, समय, दिन बताया जाता है। तो एसटीडी वाली महिला बताती है कि हाँ साहब, यहाँ पर एक बार फ़ोन नहीं किया गया था, जो उस गाड़ी में पैसेंजर था उसने भी फ़ोन किया था। अब दोस्तों, यहाँ पर पैसेंजर ने फ़ोन किया था तो पुलिस को थोड़ा सा क्लू मिल जाता है। अब उस पैसेंजर ने जिस नंबर पर फ़ोन किया था उसको निकाला जाता है और फिर उसकी कॉल डिटेल्स पे पुलिस लग जाती है। कॉल डिटेल्स से पता चलता है कि अलीगढ़ के राजीव और उदयवीर के पास उस महेश खंडेलवाल ने फ़ोन किया था, और पुलिस उनसे पूछती है कि महेश कौन है। लेकिन यहाँ पर राजीव और उदयवीर ये कह देते हैं कि साहब, जिसने फ़ोन किया था वह महेश नहीं है। वे बताते हैं कि वह डॉक्टर देवेंद्र शर्मा है। उसके बाद पुलिस देवेंद्र शर्मा की खोजबीन लगाती है
तो देवेंद्र शर्मा जेल में होता है। पुलिस जेल में ही उससे पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, तो वहां पर वह कहता है कि साहब मेरे ऊपर तो आरोप लगाए जा रहे हैं और यह 2 लोगों का काम है। वह उन 2 लोगों के नाम बताता है और पुलिस उन 2 लोगों के पास पहुंच जाती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन वह 2 लोग बेकसूर थे। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कुछ दिनों के बाद पुलिस अभी ढूंढ रही होती है कि आखिर वह गए तो गए कहाँ, उनकी डेड बॉडी भी मिलनी चाहिए, अगर वह मारे गए हैं तो, या फिर उनका पता होना चाहिए। उसके बाद क्या होता है, हजरा नगर कासगंज से नदी के अंदर 2 लाश मिलती हैं और उनको आधा सा तो मगरमच्छों ने खा लिया था, क्योंकि उस नदी के अंदर मगरमच्छ रहते हैं, और कुछ टुकड़े उनके निकाले जाते हैं। पुलिस उनको अपने पास रख लेती है, छानबीन के लिए पूछताछ भी करती है, लेकिन कोई अता पता नहीं होता है। फिर क्या होता है, हजरा नगर कासगंज की पुलिस बताती है कि हमारे पास 2 लाशें बहकर आई थी। तो यहाँ पर गफार खान को बुलाया जाता है, उन बच्चों के पिता को, तो वह अपने बच्चों की लाश को पहचान लेता है और ज़ोर ज़ोर से यहाँ पर रोने लगता है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता था कि आखिर उन लोगों को मारा किसने था और नदी में क्यों डाला गया था। उसके बाद दोस्तों जेल में बंद 2 लोग जो जेल में बंद किए थे, वह डीआईजी को लेटर लिखते हैं और कहते हैं कि साहब हमें आप लोग अपराधी मान रहे हो, हम सबसे पहले तो अपराधी नहीं हैं, हमें फंसाया गया है, और अगर अपराधी हम हैं तो छानबीन अच्छी तरह से कीजिए, मामला कुछ और है। तो यहाँ पर दोस्तों अब पुलिस अच्छी तरह से छानबीन में जुट जाती है। स्केच बनवाया जाता है उन दोनों लोगों का और उस डॉक्टर का, और फिर उस स्केच को एसटीडी वाली जो महिला होती है उसके पास ले जाया जाता है कि उस दिन जिसने फ़ोन किया था वो कौन था इनमें से। तो जो एसटीडी की महिला होती है वह बता देती है कि देवेंद्र शर्मा जो एक कोट पहने हुए है, यह उस दिन हमारे पास आया था फ़ोन करने के लिए। अब यहाँ पर पुलिस को पूरा शक देवेंद्र शर्मा के ऊपर हो जाता है और देवेंद्र शर्मा से पूछताछ की जाती है सख्ती से। तो यहाँ पर बहुत बड़ा खुलासा होता है। वह बताता है कि मैंने 1 नहीं 2 नहीं, मैंने लगभग 150 से भी ज़्यादा कत्ल किए हैं। दोस्तों पुलिस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि 1-2 कत्ल के ऊपर हम घूम रहे थे, लेकिन यहाँ तो बहुत जत्था का जत्था निकला है कत्लों का। उसके बाद वह डॉक्टर बताता है कि वह बिहार का आयुर्वेदिक डॉक्टर है और उसकी डॉक्टरी की दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन कुछ समय के बाद उसने सोचा कि कुछ पैसे इकट्ठे करता हूँ, एक पेट्रोल पंप खोलूँगा। तो क्या होता है 1994 में वह 11 लाख रुपए इकट्ठे करता है पेट्रोल पंप लेने के लिए, और वह पेट्रोल पंप खोलने के लिए एक कंपनी को 11 लाख रुपए दे देता है, लेकिन वह कंपनी उसके 11 लाख रुपए लेकर फरार हो जाती है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब वह कंपनी के पीछे दौड़ता है, लेकिन कंपनी कहीं भी उसको मिलती नहीं है, पैसे डूब जाते हैं। उसके बाद वह एक फ्रॉड गैस एजेंसी खोल लेता है और वहाँ पर अब क्या करता है, वह सिलेंडर से भरे हुए ट्रकों को लूटने की प्लानिंग करता है। अपने साथ 1-2 लोग और मिलाता है कि सिलेंडरों को लूट करके यहाँ पर बेचा जाएगा तो बहुत मुनाफा होगा। तो वह सिलेंडरों से भरे हुए ट्रकों को लूटते हैं और फिर उनके सिलेंडरों को बेच करके बहुत मुनाफा कमाते हैं। उसके बाद वह डॉक्टर तो था ही, जब ट्रक को लूटा जाता है तो उसके ड्राइवर कंडक्टर को वह मार दिया करते हैं। तो वह सोचता है कि क्यों ना इनकी किडनियाँ निकाल कर भी बेचा जाए, बहुत सारा पैसा कमाया जा सकता है। तो वह ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर की किडनियाँ निकाल कर बेचने लगता है। अब यह मामला इसी तरह से चल रहा होता है। किडनी वगैरह जो भी शरीर के अंग होते हैं 10-12 लाख में वो बेच जाया करते हैं, और सिलेंडर वगैरह ये भी फ्री के आ जाया करते हैं। लाखों करोड़ों में वो खेलने लगता है पैसों में। उसको खबर मिलती है कि अब टाटा सूमो जो उस समय आई थी 2004 में, इसका बहुत क्रेज़ था और यह टैक्सी में चल चुकी थी, उसको बेचा जाए तो बहुत सारे पैसे आएंगे। तो वह ट्रेन में जाता है और टाटा सूमो जो सवारी होती है, गाड़ी होती है, उनके वो टैक्सी जो होती हैं उनको बुलाता, उनके साथ जाता, उनको रास्ते में मार करके नदी में डाल दिया करता और नदी के अंदर मगरमच्छ उनकी लाश को खा जाया करते, उनकी किडनियाँ निकाल लिया करता। 10-12 लाख की किडनी वगैरह सामान बेच जाया करता शरीर का, और बाकी बचे टाटा सूमो वो बेच जाया करती 1-2 लाख की। तो यहाँ पर अब इसका बिज़नेस बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों पर था, क्रेज़ था। दोस्तों 2004 में इसने बहुत सारे ऐसे कांड कर डाले थे। गाड़ियों को भी बेचने लगा था, किडनियों को भी बेचने लगा था, और इसको पकड़ लिया जाता है। अब पुलिस इसको कोर्ट में पेश कर देती है दोबारा से। अब इसको दोस्तों यहाँ पर फांसी की सज़ा हो जाती है। 2020 में यह पेरोल पर आता है, और पेरोल पर जैसे आता है तो अंडरग्राउंड हो जाता है और दिल्ली की एक कम उम्र की विधवा से शादी कर लेता है। और उसके बाद दोस्तों कोरोना काल चला हुआ था, लोग मर रहे थे, त्रासदी मची हुई थी, और आपने देखा होगा एक डॉक्टर किडनियाँ बेच रहा है लोगों को मार करके, तो यह वही डॉक्टर था। लोगों की किडनियाँ कोरोना काल में निकाल कर
उनको बेच देता, जिंदे इंसान को मार दिया करता और फिर पैसे कमा लिया करता। दोस्तों उसके बाद इसको फिर से पकड़ लिया जाता है और इसके जो और केस हैं वो भी इसके ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसे ऐसे दरिंदे भी इस समाज में, देश और दुनिया में हैं, इनसे बचकर रहा जाए, सावधानी से रहा जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।